मानो एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक कमरे में किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ हम हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। एक ऐसा अनजान इंसान जिसके साथ हमारी कोई भी 1% भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई विचार नहीं मिलते। और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, एकदम होपलेस सिचुएशन। एग्जैक्टली कोई रास्ता नहीं है वहां से निकलने का। पर क्या हो अगर अगर वो अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का शरीर हो। आज हम कास्ट योर सेल्फ पर एक ऐसी ही डीप डाइव करने वाले हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के एकदम कोर से जुड़ी है। एक अत्यंत गहरा और विचारणीय विषय है ये। बिल्कुल। हमारी आज की इस गहन चर्चा का टॉपिक है जीवन का असली उद्देश्य। हम यहाँ क्यों फंसे हुए हैं। आज हम भगवद गीता के दर्शन पर आधारित एक विश्लेषण को बेस बनाकर इस पर बात करेंगे। राइट, क्योंकि सदियों पुराने सवाल है ना कि हम पैदा क्यों होते हैं, सफर क्यों करते हैं और आखिर इस ट्रैप से फ्री कैसे हो सकते हैं। हाँ, और सोसाइटी ने हमें इसके जो सतही मतलब जो ऊपरी जवाब दिए हैं ना, आज का मिशन है उन जवाबों से आगे बढ़ना। हम मानव स्थिति की जन्मजात अनिवार्य स्थिति यानी जो हमारे पैदा होते ही हमारी रियलिटी बन जाती है उसको समझेंगे। शरीर और चेतना के बीच का जो निरंतर फ्रिक्शन है उसकी जड़ तक जाएंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन होने वाला है। अक्सर लोग जीवन के उद्देश्य की तलाश करते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तब तक मिल ही नहीं सकता जब तक हम ये ना समझे कि आखिर जन्म किस चीज का हुआ है। राइट, जो पैदा हुआ है वो आखिर है कौन। बिल्कुल। इस विषय का जब हम डीपली विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहली क्लैरिटी यही आती है कि एक इंसान फंडामेंटली दो बिल्कुल विपरीत आयामों का, मतलब दो ऑपोजिट डायमेंशंस का मिक्स है। पहला हिस्सा है जड़ा, यानी हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, और दूसरा हिस्सा है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। और इन दोनों की प्रकृति में जमीन और आसमान का अंतर है ना। ये दोनों इतने अलग हैं कि इनका एक साथ होना ही अपने आप में एक संकट और एक चमत्कार दोनों लगता है। हाँ, एकदम सही बात है। ज्यादा और चेतना के इस भेद को थोड़ा और समझते हैं। जो हमारा फिजिकल बॉडी है ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट प्री डिटरमिन्ड रूल्स पर काम करता है। उसके अपने बायोलॉजिकल रूल्स हैं। मतलब जिसे सोर्स में कहा गया है कि शरीर मूल्य निरपेक्ष होता है, वैल्यू इंडिपेंडेंट। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। एग्जैक्टली। जैसे एक कांच का गिलास है, अब उसमें अमृत भर दिया जाए या जहर, उस गिलास पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सेल स्ट्रक्चर वैसे ही काम करेगी। शरीर को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, और वो है प्राकृतिक आकर्षण, अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन। वो भौतिक चीजों की तरफ खींचता है। भूख, नींद, रिप्रोडक्शन, इन सब बायोलॉजिकल नियमों से बंधा हुआ है। पर चेतना बिल्कुल अलग है। मैं सोर्स पढ़ रही थी तो वहां एक बड़ा अच्छा पॉइंट था कि चेतना ही वो पार्ट है जो सवाल पूछती है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है। बिल्कुल। चेतना को मूल्यों की समझ होती है। वो प्रेम जैसी डीप फीलिंग्स को महसूस करती है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां शरीर आकर्षण में बंधना चाहता है, वहीं चेतना हमेशा मुक्ति चाहती है, लिबरेशन चाहती है। राइट, उसको डिसॉल्व होना है। हाँ, उसका मूल स्वभाव सब कुछ त्याग कर मिट जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग आइडेंटिटी खत्म कर देना चाहती है ताकि वो विराट रूप ले सके। इसको पढ़ के मैं तो यही सोच रही थी कि ये तो एकदम द अल्टीमेट मिसमैच्ड अरेंज्ड मैरिज वाली बात हो गई। एक ऐसी मैरिज जहां लड़का और लड़की का कोई मैच नहीं है, बॉडी को बस सर्वाइव करना है और फिजिकल लॉज फॉलो करने हैं और कॉन्शियसनेस को बस आजाद होना है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। दोनों का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक प्रश्न उठता है। आज का जो साइंस है वो तो ये मानता है कि हम सब सिर्फ फिजिकल मैटर हैं। ब्रेन में जो केमिकल्स चल रहे हैं, चेतना उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। अगर विज्ञान की सुने तो ये डिस्टिंक्शन इतना मैटर क्यों करता है। ये क्वेश्चन इस पूरी फिलॉसफी की फाउंडेशन को छूता है, और हमारा सोर्स इसका बहुत ही ब्रिलियंट आंसर देता है। अगर हम पारमार्थिक दृष्टि से देखें, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ या हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल पर, तो मैटर और कॉन्शियसनेस एक ही हैं। दर्शन शास्त्र में इन्हें जड़ा एक और जड़ा दो कहा जा सकता है। ओके, मतलब अल्टीमेटली दोनों एक ही रूट से आए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन और यहाँ सबसे बड़ा कैच है, व्यवहारिक दृष्टि में, मतलब हमारे प्रैक्टिकल जीने के लेवल पर, इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। और ये डिस्टिंक्शन इसलिए इतना मायने रखता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चेतना ही ऐसी एंटिटी है जो सफरिंग फील करती है। ओह वाओ, सिर्फ चेतना ही पेन फील करती है। बिल्कुल। एक पत्थर को चोट नहीं लगती,
एक टेबल को ये दुख नहीं होता कि वो टेबल क्यों है। शरीर के किसी हिस्से में घाव हो तो सेल्स बस अपना बायोलॉजिकल रिएक्शन देती हैं। पर जो कॉन्शियसनेस है, जो अहंकार है, वो पूछता है मैं दर्द में क्यों हूं, मैं जिंदा ही क्यों हूं। राइट, मतलब सारी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत ही उस पार्ट से होती है जो इस ट्रैप का पेन फील कर रहा है। एग्जैक्टली और इस ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। हम्म। इस सोर्स में शरीर को या इस देह को माया बताया गया है। माया का अर्थ यहाँ कोई जादू या धोखा नहीं है। माया एक ऐसी इम्पॉसिबल रियलिटी है जहाँ दो चीजें, मैटर और कॉन्शियसनेस, जो एक साथ नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उन्हें मजबूती से जोड़ दिया गया है। जैसे आटे में नमक मिला दिया गया हो, आप उन्हें जिंदा रहते हुए अलग कर ही नहीं सकते। हाँ, और यही मिलन हमारी सारी प्रॉब्लम्स और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जड़ है। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए सोर्स में कुछ फेमस एग्जिस्टेंशियल प्लेज का रेफरेंस था। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब जब हम अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं। जैसे वेटिंग फॉर गोडो और द चेयर्स। राइट, उन नाटकों में यही दिखाया गया है कि हम एंडलेस वेट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज का जो कभी नहीं होने वाली। और एक प्ले का और जिक्र था आयनेस्को का राइनोसोरस। उसमें दिखाया है कि जब चेतना थक जाती है ना, बॉडी की एनिमल नेचर से लड़ते लड़ते, तो वो बस गिव अप कर देती है और इंसान लिटरली एक जानवर, एक राइनोसोरस बन जाता है। ये मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम एक ऐसी कैद में बंद गए हैं जिसके नियम हमने नहीं लिखे। बॉडी को भूख लगेगी, अट्रैक्शन होगा, बीमारी आएगी, और चेतना को इस पूरे वेट को ड्रैग करना पड़ता है। ये तो एकदम उस टॉक्सिक कॉलेज रूममेट वाली फीलिंग हो गई। मानो आपको एक ऐसा रूममेट दे दिया गया, मेरा मतलब है किसी को एक ऐसा रूममेट मिल जाए कॉलेज में जो दिन भर स्मोक करता हो। आप शुरू में लड़ते हो, कंप्लेन करते हो, पर एंड में थककर कुछ लोग खुद भी स्मोक करना शुरू कर देते हैं। वही राइनोसोरस बन जाना। राइट, कॉन्शियसनेस पहले लड़ती है पर बॉडी की हैवी डिमांड्स के आगे सरेंडर कर देती है। और यही कारण है कि जो ट्रू सीकर्स होते हैं वो कहते हैं जन्म ही दुख है, बर्थ इटसेल्फ इज सफरिंग। गीता का मेन प्रॉब्लम ये महाभारत का बैटलफील्ड नहीं है। गीता की मूल समस्या ये इनएस्केपेबल प्रिजन है, ये ह्यूमन कंडीशन है जिसमें हम बंधे हुए हैं। अगर हम इस रूममेट के साथ फॉरएवर स्टक हैं तो सर्वाइव कैसे करें? बिना एक एनिमल बने? सोसाइटी इसका एक सोल्यूशन देती है, पर गीता का सोल्यूशन एकदम ऑपोजिट है। बिल्कुल, सोसाइटी जो समाधान देती है उसे लोक धर्मा कहा गया है, मतलब सोशल रूल्स और रिचुअल्स। हाँ, वही कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, बड़े बुजुर्गों के पैर छुओ, क्रोध मत करो, अपनी डिजायर्स को दबाओ। लोक धर्मा तो पूरी तरह से आउटवर्ड बिहेवियर और कर्मकांड पर फोकस्ड है। राइट, पर अध्यात्म, ट्रू स्पिरिचुअलिटी और गीता का जो अप्रोच है वो इस सप्रेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। गीता ये नहीं कहती कि गुस्सा करना बुरा है या डिजायर रखना पाप है। क्योंकि बॉडी तो ज्यादा है ना, बायोलॉजिकल अर्जेस आएंगी ही। एग्जैक्टली, आप बॉडी के रूल्स को नहीं रोक सकते। इसलिए गीता का एक्चुअल सॉल्यूशन है बोध, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस। बोध का कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने सेंटर में रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो। बॉडी को अपना काम करने दो, पर ऑब्जर्वर को सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। बट वेट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अगर हम गुस्सा या डिजायर्स सप्रेस नहीं करेंगे तो क्या हम वाइल्ड एनिमल्स जैसा बिहेव नहीं करने लगेंगे? अगर मेरी बॉडी गुस्सा करना चाहती है और मैं उसको बस ऑब्जर्व करूं, तो इससे मैं बेहतर इंसान कैसे बन जाऊंगी? ये एक बहुत स्वाभाविक डाउट है, और यहाँ सोर्स से एक ब्रिलियंट इंसाइट निकल कर आती है। बोध में जब हम एक दृष्टा बनकर, एक ऑब्जर्वर बनकर अपनी भावनाओं को देखते हैं, तो उस इमोशन का नेचर ही चेंज हो जाता है, वो प्यूरिफाई हो जाता है। अच्छा, नेचर चेंज हो जाता है, कैसे? देखो, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा ईगो, हमारा अहंकार उस एनर्जी के साथ जुड़ जाता है, तब हम तोड़फोड़ करते हैं। पर जब हम सेंटर में रहकर उस आवेग को बस देखते हैं तो वो ऊर्जा ईगो से नहीं जुड़ती। डिजायर रहती है पर वो डिवाइन लव में बदल जाती है, जैसे मीराबाई का प्रेम। ओह वाओ! और गुस्सा भी रहता है पर वो राइचस एंगर बन जाता है, जैसे कृष्णा का उदाहरण ले लीजिए। जब उन्होंने भीष्म पितामह के खिलाफ रथ का पहिया उठा लिया था, वहां उनका कोई पर्सनल ईगो नहीं था, वो एक शुद्ध प्योरिफाइड एंगर था। हम उस रूममेट से लड़ते नहीं हैं, हम बस उसको हमारा मूल स्वभाव बदलने की परमिशन नहीं देते। ये बहुत डीप बात है। मतलब जब ईगो माइनस हो जाता है इमोशन से, तो उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही समझा। तो इस स्टेट को अचीव करने के बाद लाइफ कैसी दिखती है?
जब किसी को ये बोध मिल जाता है तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, है ना? आमतौर पर लोगों को लगता है कि मुक्ति मिलने का मतलब है आप बादलों पर तैरने लगेंगे, कोई दुख नहीं होगा। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत ग्राउंड रियलिटी वाली है। जीवन मुक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शरीर को पेन होना बंद हो जाएगा या दिमाग उदास नहीं होगा। जब तक शरीर है, फिजिकल एलिमेंट्स, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, डिजीजेस, ये सब अपना काम करेंगे। तो फिर एक्चुअल जीवन मुक्ति है क्या? ट्रू लिबरेशन है इन प्राकृतिक वेगों को, चाहे वो क्रोध हो या वासना, उन्हें एक छोटी सी मुस्कान के साथ सहन करना, उन्हें भोगना, पर एक डीपली कॉन्शियस स्टेट में, ना कि एक विक्टिम की तरह। इससे मुझे आनंद वर्ड का रेफरेंस याद आ रहा है। सोर्स में आनंद का एक कंप्लीटली नया अर्थ दिया गया था। आनंद इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सॉरो। आनंद वो स्थिति है जब सॉरो एक भयानक तूफान की तरह गरज रहा हो या एक्सट्रीम प्लेजर अपनी पीक पर हो और हम वहां बिल्कुल अनशेकन खड़े हों। एग्जैक्टली। दोनों एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम प्लेजर हमें अनकॉन्शियस कर देते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं उस फीलिंग में। आनंद का मतलब है उन दोनों एक्सट्रीम्स में कॉन्शियस रहना, होश में रहना। और इस होश में रहने का सबसे अल्टीमेट टेस्ट तो मृत्यु के टाइम पर होता है, राइट? हाँ, मृत्यु का पॉइंट बहुत क्रूशल है। लोग सोचते हैं कि मरते वक्त आंखें खुली रखने से या ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को पीस मिल जाएगी। पर रियल मीनिंग ये है कि जब बॉडी अपने सबसे इंटेंस फिजिकल पेन से गुजर रही हो, उस वक्त भी कॉन्शियस यानी होश में रहना। अगर कोई पूरे जीवन भर जिंदा रहते हुए छोटी छोटी तकलीफों में अपना होश नहीं रख पाया, तो वो मरते वक्त उस असहनीय पीड़ा में होश कैसे रखेगा? सो आनंद का मतलब तूफान से भागना नहीं है। आनंद इज लाइक बीइंग द आई ऑफ द हरिकेन, बीचों बीच वो काम जगह, चारों तरफ कियोस घूम रहा है, पर हम वहां शांत खड़े हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें बह नहीं रहे। वो प्योरली चेतना के लिए है। बॉडी का पर्पस तो बायोलॉजी ने बर्थ से पहले ही डिसाइड कर लिया था। लाइफ का रियल पर्पस ये है कि कॉन्शियसनेस इस बॉडीली ट्रैप के फ्रिक्शन को, इस रोज रोज के टकराव को यूज करे और एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग यानी बोध को अचीव करे। ये वाकई में एक माइंड बेंडिंग पर्सपेक्टिव है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को रैप अप करें तो एसेंशियली हम सब एक प्रिडिक्टेबल मैटर और एक आज़ादी चाहने वाली कॉन्शियसनेस का मिसमैच्ड अलायंस है। हमारा गोल बॉडी के नेचर को दबाना नहीं है, ना ही सप्रेस करना है, बल्कि डीपली ऑब्जर्व करना है, अपने सेंटर में बैठना है और इस चौतिक तूफान में शांति से मुस्कुराना है। बिल्कुल। और इसलिए मैं एक फाइनल थॉट छोड़ना चाहूंगा जिसे ट्राई किया जा सकता है। अगली बार जब भी क्रोध की एक मैसिव वेव आए या कोई इंटेंस डिजायर हमें कंप्लीटली ओवरपावर करने लगे, तो उसको जबरदस्ती फोर्स डाउन करने का ट्राई ना करें और ना ही बाद में गिल्टी फील करें। राइट, सप्रेस नहीं करना। बस उसको वॉच करें। खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये मैं हूं या ये बस एक टॉक्सिक रूममेट है जो बैकग्राउंड में शोर मचा रहा है? एक कोशिश करें कि बस उस सेंटर में बैठकर इस शोर पे थोड़ा सा मुस्कुरा दे। एक्सरसाइज हो सकती है अपने रूममेट को ऑब्जर्व करने की। तो जो लोग भी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि जब आपने इस रूममेट को पहली बार बिना फिल्टर के ऑब्जर्व किया तो कैसा लगा। आज इस डीप ड्राइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कास्ट योरसेल्फ पर आगे भी ऐसी ही गहन चर्चा होती रहेगी।